Welcome students, welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, Class 10, second term syllabus. Today we are going to do worksheet number 54. This is for 29th December 2021. Here you have to write down your name. Here you have to write down the name of your class teacher. This worksheet is related to one of the chapters of Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Making of a Scientist. ठीक है, और ये जो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो किस तरह से एक साइंटिस्ट बने और उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट बने थे। ठीक है, तो अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट यू हैव टू मेक अ टाइमलाइन फॉर द इवेंट्स दैट हैपेंड इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में जो जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दिखाना है। ठीक है, आपको सीक्वेंसिंग दिखानी है, डेट्स नहीं दिखानी, क्योंकि आपको चैप्टर में भी डेट्स नहीं मिलेंगी। चैप्टर में आपको उनके एज के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको कुछ इवेंट्स मिलेंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए और फाइनली उन्होंने क्या अचीव किया लाइफ में और कैसे वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक देख लेते हैं। एक टाइमलाइन मैंने इवेंट्स का बनाया है, आपको समझ आ जाएगा उससे बहुत ही जल्दी। सबसे पहले हमने लिखा है कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो रहते थे रीडिंग में, पेनिसिल्वेनिया में। रीडिंग इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, तो पेनिसिल्वेनिया में वो रहते थे, उसका जगह का नाम था रीडिंग। अब वो बहुत ही क्यूरियस थे और रीडिंग में उनके पास ज्यादा चीजें थी नहीं करने के लिए और ना ही ज्यादा बच्चे थे उस जगह पे, और वो खुद भी एक अकेले ही, उनके सिबलिंग्स नहीं थे, उनके भाई बहन नहीं थे। तो वो क्या करते थे, वो चीजों को कलेक्ट करने की उनको आदत पड़ गई थी। जैसे कुछ भी, जैसे बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट करते थे, रॉक्स कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे। तो उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्शन बहुत अच्छा कर लिया था और उन्होंने जो भी उनके घर के अराउंड बटरफ्लाईज हैं, सेकेंड ग्रेड तक, जब तक वो सेकेंड क्लास में आए थे, उन्होंने उनके घर के अराउंड 25 स्पीशीज थी, 25 प्रजातियां थी बटरफ्लाईज की, एंड ही हैड ऑलरेडी कलेक्टेड दोज बाय द टाइम ही हैड रीच्ड इन सेकंड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उन्होंने इतनी बटरफ्लाईज कलेक्ट कर ली थी, इतनी स्पीशीज की बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी। अब क्या हुआ, अब उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, अब ये एग्जाम जब खत्म हो गया तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि वो हमेशा ही कुछ करना चाहते थे लाइफ में और छोटे भी थे, तो उनको लगा था कि मुझे कुछ करना। ही वाज ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग न्यू। तो उनकी मदर ने उनको एक बुक लाके दी जिस बुक का टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जो कि लिखी गई थी एक प्रोफेसर के थ्रू। ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर यूरिक। तो उस बुक में एंड में ये सिखाया गया था कि ये बोला गया था कि आप बटरफ्लाई को टैग करें जिससे हम उसके माइग्रेशन के बारे में स्टडी कर पाए। टैग करने का मतलब है कि उनकी उसके विंग्स पे कुछ ऐसी चीज टैग कर दी जाए कि ये जो बटरफ्लाई थी वो इस टाइम पे इस जगह पे देखी गई थी, और जब वो माइग्रेट कर जाएगी कोई और उसको पकड़ेगा तो वो इस बात को समझ पाएगा कि अच्छा इस टाइम पे ये बटरफ्लाई यहाँ फिर इस टाइम पे यहाँ है, तो दैट मीन्स दिस इज द वे एक बटरफ्लाई जो वो माइग्रेट करती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या शुरू किया, बटरफ्लाई को टैग करना शुरू किया। बेटा टैगिंग का मतलब ये नहीं है कि कागज पे आपने ऊपर लिखा और उसको बटरफ्लाई के विंग पे चिपका दिया, ये एक साइंटिफिक तरीका है करने का। तो उन्होंने वो तरीका सीखा, अपने जो प्रोफेसर थे जिन्होंने बुक लिखी थी, और उसको बटरफ्लाई को टैग करना शुरू किया। तो फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक वो टैग कर रहे थे बटरफ्लाई को, उनके माइग्रेशन के बारे में पढ़ने के लिए कि बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। उसके बाद उन्होंने इस टैगिंग को छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत टीडियस जॉब था, बहुत डिफिकल्ट जॉब था, बहुत हार्ड वर्किंग था और इसमें रिजल्ट कुछ खास हाथ नहीं लग पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमें चैप्टर में बताया गया है उनके 7th ग्रेड के बारे में। जब वो 7th ग्रेड में आए तो उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो उसमें वो कुछ नहीं जीत पाए और उनकी प्रेजेंटेशन क्या थी, उन्होंने क्या डिस्प्ले किया था, उन्होंने फ्रॉक के टिश्यूज को माइक्रोस्कोप में दिखाया था, लेकिन वो कोई पोजीशन नहीं ले पाए थे। और उन्होंने लर्न किया कि जो जीत रहे हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, सिर्फ डिस्प्ले करके नहीं दिखाते हैं। उसके बाद अगले ही साल 8th ग्रेड में उन्होंने क्या किया, पहले तो उनके पास आइडियाज नहीं थे वो किसके ऊपर करें कुछ एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने डॉक्टर, ये जो यूरिक हार्ट थे जिससे इन्होंने टैगिंग सीखा था, उसे उन्होंने आइडियाज मांगे, इनके पास बहुत आइडियाज आए। तो उस आइडिया में एक आइडिया ये भी था कि जो मोनार्क का कैटरपिलर होता है, मोनार्क इज अ काइंड ऑफ अ बटरफ्लाई। आपको पता है बटरफ्लाई की स्टेजेस होती है ना बेटा, पहले एग्स होता है, ठीक है, फिर उसके जो एग्स के बाद जो है उसकी जो साइकिल होती है, एग्स के बाद कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद बटरफ्लाई बनती है। तो जब 8th ग्रेड में उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो मोनार्क के कैटरपिलर होते हैं ना, उनको कोई वायरल डिजीज हो जाती थी जिससे वो मर जाते थे। तो उनके हिसाब से उनको ऐसा लगता था इब्राइट जी को कि
शायद ये बीटल जो होती है, वो एक होता है ना एक इंसेक्ट, उस बीटल की वजह से होते हैं। बीटल जो है वो जो है एक ऐसा इन्फेक्शन दे जाते हैं मोनाक कैटरपिलर को, जिससे उनको वायरल डिजीज हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, मोनाक कैटरपिलर्स को ग्रो किया किसकी प्रेजेंस में, बीटल्स की प्रेजेंस में, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो वायरल डिजीज मोनाक कैटरपिलर्स को हो रही है वो बीटल्स उनको दे रही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया तो वो उस कंपटीशन को जीत गए। ठीक है, अब 9th ग्रेड में उनका प्रोजेक्ट क्या था, जो ये माना जाता है कि जो वायसराय बटरफ्लाईज होती हैं वो टेस्ट में अच्छी लगती हैं बर्ड्स को, और मोनार्क बटरफ्लाईज जो होती हैं वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती हैं बर्ड्स के लिए। तो जो मोनार्क बटरफ्लाईज हैं वो वायसराय का कॉपी करती हैं, जिससे बर्ड्स उनको ना खाएं। तो इसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 9th ग्रेड में, और यही इन्होंने काउंटी साइंस फेयर में दिखाया। ठीक है, इनका प्रोजेक्ट था, ही वांटेड टू सी was to see whether the birds would eat monarchs, क्या birds monarch को खाएंगी कि नहीं खाएंगी, because monarch do not taste good to birds। ठीक है, अब जब वो वायसराय को कॉपी कर रही हैं तो वो क्या उनको खा पाएंगी, क्या उनको बर्ड्स उनको ढूंढ पाएंगी। तो इस प्रोजेक्ट में उनको फर्स्ट पोजीशन मिली जूलॉजी डिवीजन में, और थर्ड पोजीशन मिली पूरे काउंटी साइंस फेयर में। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिवाइस बनाया। इन्होंने देखा कि जो प्यूपा होता है उसके ऊपर ना कुछ 12 गोल्ड के स्पॉट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई के ऊपर भी कुछ निशान होते हैं। हमें लगता है सारे इसको इतनी सुंदर लगती है बटरफ्लाई, इतनी इतनी ब्यूटीफुल लगती है, तो भगवान ने उसको ऐसा बनाया। लेकिन उसके जो ऊपर स्पॉट्स है ना, उसका कोई ना कोई रीजन है। तो इन्होंने ये बोला कि जो प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, ये एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिससे पूरी बटरफ्लाई को डेवलप होने में हेल्प मिलती है। देखिए, लोग मानते थे कि जो स्पॉट्स हैं ये उसकी ब्यूटीफाई करने के लिए है, सुंदरता के लिए है, लेकिन ये मानते थे नहीं, ये सुंदरता के लिए नहीं है, ये एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब ये कर रहे थे, इनको फर्स्ट रैंक मिला काउंटी साइंस फेयर में, और जब ये काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट पोजीशन आ गई थी तो इनको इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिल गई थी। और ऐसे करते करते इनको लेबोरेटरी के लिए भी एंट्री मिल गई, और ही केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग हिज एक्सपेरिमेंट लाइक दिस कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं ये क्या करते हैं, कैसे हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, और फाइनली इन्होंने ये फाइंड कर लिया कि डीएनए जो है, डीएनए कहाँ है, इट इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल के न्यूक्लियस में है। और डीएनए ही आपकी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। आपको कहा जाता होगा कि आप अपने पापा जैसे हैं, मदर जैसे हैं, या ग्रैंडफादर जैसे हैं, तो आपका डीएनए सेम होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से। तो ये डीएनए जो है वो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। ये बताता है, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, फंक्शन क्या है और फॉर्म क्या है सेल का। और डीएनए जो है वो ब्लूप्रिंट है लाइफ का, जो लाइफ है दैट उसका ब्लूप्रिंट जो है वो डीएनए है, मतलब जो उसकी रियल चीज है, आपकी लाइफ क्या है आपकी डीएनए से पता चलेगा। ठीक है, चलिए, अब हमसे इस वर्कशीट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अब आपने दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया है। एक है ग्रिफिन, जो फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर था, जो बहुत ही अग्रेसिव साइंटिस्ट था, और एक है रिचर्ड ईब्राइट, जिसके बारे में अभी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। आपको इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है, इनके कैरेक्टर्स के बारे में, इनके स्ट्रेंथ के बारे में, इनकी वीकनेस के बारे में, क्वालिटीज, पर्सनैलिटीज, और इसके नीचे आपको टेबल गिवन है, उसमें आपको लिखना है। तो मैंने कुछ लिखा है और आप भी अपने आप से ऐड कर सकते हैं। ग्रिफिन जो था वो एक्सट्रीमली लॉलेस पर्सन था, उसको वो लॉ की चिंता बिल्कुल नहीं करता था। वो शॉर्ट टेम्पर था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, बहुत अग्रेसिव हो जाता था, वो किसी के साथ भी मार लड़ाई शुरू कर देता था। वो चोर बन गया था, और उसने अपने साइंटिफिक माइंड को अपने मोटिव्स के लिए यूज किया। ठीक है, सिर्फ सेल्फिश मोटिव के लिए यूज किया। ऑन दी अदर हैंड रिचर्ड आर्कराइट जो है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट है। ये हमेशा क्यूरियस है, कुछ भी नया सीखने के लिए और नया परफॉर्म करने के लिए। ये अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है। इनके अंदर विल है, इनके अंदर एक इच्छा है कि ये चीजों को जीत कर दिखाएं, और ये डिटरमाइंड है अपने साइंटिफिक माइंड को बायोलॉजी की पजल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डीएनए वाली जो वो भी बायोलॉजी का बहुत बड़ा पजल था जो उन्होंने सॉल्व किया था। तो ही इज ऑलवेज ईगर एंड डिटरमाइंड कि अपने अपने जो ये साइंटिफिक माइंड है उसको ये पजल्स को, बायोलॉजी के पजल्स जो अनसॉल्व है आज तक भी, उनको सॉल्व करने में हेल्प करे। तो बेटा ये आपकी पूरी वर्कशीट हो गई है, मैंने आपको पूरा वर्कशीट समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड डेफिनेटली गेट बैक टू इट। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।